The iconic shrine of Emperor Meiji, one of the most key figures in the history of Japan. संडे की इस दोपहर में, इस शानदार मौसम में आप लोग सोच रहे होंगे कि अपनी जापान सीरीज की तीसरी वीडियो की शुरुआत दरअसल मैं यहाँ से क्यों कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग शायद ना जानते हो कि जापान, which is one of the most orderly societies in the world and also a global leader in technology, robotics and whatnot, has been a monarchy. In fact, आज के दिन भी यहाँ पे एक एम्परर है, जापान देश में एक राजा है। इवन तो उनकी जो पोजीशन है वो सिर्फ एक ऑनररी पोजीशन है, सिर्फ सेरेमोनियल है और कोई भी पॉलिटिकल पावर्स उनके पास फिलहाल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ही जापान में तरह तरह के एम्परर्स रहे हैं और उनके किंगडम्स रहे हैं। जापान के पास्ट में जो एम्परर्स रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने किंगडम्स के बचाव के लिए समुराइज को एज मिलिट्री गार्ड्स हायर करते थे और इन समुराइज को शोगन्स कहा जाता था। इन शोगन्स या समुराइज का काम होता था इधर के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग या फिर जो एम्परर्स इन्हें हायर करते थे उनकी रक्षा करना। लेकिन एक समय पे जापान के समुराइज या शोगन्स खुद इतने मजबूत हो गए कि इन्होंने खुद ही इधर के एम्परर को ओवरथ्रो कर दिया और खुद ही एक शोगन लीडर जापान देश को चलाने लगे। इन समुराई की मिलिट्री गवर्नमेंट को शोगनेट कहा जाता था और इन शोगनेट के रूल के अंडर जापान एक फ्यूडल स्टेट थी, यानी कि एक तरह से यूं मान लो कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी कि कोई मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन नहीं और बहुत ही सख्त कानून। इनफैक्ट ऐसे सख्त कानून की टोकुगावा शोगनेट के रूल के दौरान जापान देश को पूरी दुनिया से एक कंप्लीट आइसोलेशन या डिस्कनेक्शन में रखा गया और इस आइसोलेशन की पॉलिसी को साकोकू कहा जाता था। ईयर की बात करें तो शायद 1633 की ये बात होगी, 17वीं सदी की, जब टोकुगावा शोगनेट के दौरान जापान देश में एक कंप्लीट आइसोलेशन का रूल आ गया। मतलब ऐसी आइसोलेशन और इतनी सख्ताई कि जापान देश का कोई भी इंसान जापान देश को छोड़ नहीं सकता था। और ये सिर्फ एक दिन, 2 दिन, 5 साल, 10 साल नहीं, यह आइसोलेशन जापान देश में 200 से ज्यादा सालों तक चली। और अगर कोई लोकल जापान से बाहर जाने की कोशिश करता था तो सजा मिलती थी, पेनल्टी। और इन 200-250 सालों के दौरान सिर्फ जापान का कोई इंसान ही नहीं, बाहर से भी कोई इंसान जापान की धरती पे नहीं आ सकता था। जी हाँ, और जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन जापान बहुत सी चीजों में एक वर्ल्ड लीडर है। ये देश पूरी दुनिया से लगभग 250 साल एकदम आइसोलेटेड रहा था और इन 200-250 सालों में जापान में जो थोड़ा बहुत भी ट्रेड होता था वो सिर्फ और सिर्फ नागासाकी के पोर्ट पे होता था और वो भी डच के साथ और शायद चाइनीज और कोरियंस भी। और इन कई सौ सालों की आइसोलेशन के बाद जापान में एंट्री होती है अमेरिकन वॉरशिप्स की, जो इन्हें मजबूर करते हैं अपने पोर्ट्स खोलने के लिए। अब टोकुगावा शोगनेट के इतने सालों के मिलिट्री रिजीम के बाद जापान के कुछ लोकल डोमेन्स इकट्ठा होते हैं और फाइनली शोगन को ओवरथ्रो किया जाता है और एक बार फिर से एम्परर को सारी पावर्स लौटाई जाती है और एंट्री होती है द एम्परर ऑफ अ न्यू मॉडर्न जापान, यानी कि एम्परर मेजी। अब इन समुराइज के शोगनेट के बाद और जापान की 200 से 250 सालों की आइसोलेशन के बाद फाइनली देश के नए एम्परर बनते हैं, नया राज आता है एम्परर मेजी का, जो कि जापान को हद से ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। और जबकि एक समय जापान पूरी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड था, कोई फॉरेन कांटेक्ट नहीं था, देश में एक एक चीज को मॉडर्नाइज किया जाता है। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को, रेलवेज को, टेलीग्राफ लाइंस को, मिलिट्री को, गवर्नमेंट को, इनफैक्ट सारी टेक्नोलॉजी को वेस्टर्नाइज किया जाता है या फिर यूं कह ले कि यूएस और यूरोप से कॉपी किया जाता है। और आज के दिन जो जापान एक वर्ल्ड लीडर है रोबोटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, उसके पीछे इन एम्परर मेजी का भी बहुत बड़ा रोल है। एम्परर मेजी के पावर में आने के बाद इस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन को जापान की हिस्ट्री में मेजी रिस्टोरेशन कहा जाता है और जो मॉडर्न डे जापान है उसकी फाउंडेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरी दुनिया से यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं और सामने मेरे श्राइन है जो कि एक शिंटो श्राइन है। सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद आगे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी और जैसा मैंने बताया ये एक शिंटो श्राइन है। शिंटो जापान देश का एक धर्म है जिसके बारे में शायद आप लोग जानते हो, शायद नहीं, लेकिन इधर के धर्मों के बारे में फिर कभी बात करेंगे।
तो जैसा आपने देखा, पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। निकलते हैं मेजी श्राइन से बाहर और चलते हैं टोक्यो शहर के किसी और कोने में या किसी और वार्ड में। जैसा कि आप लोग जानते ही हो, टोक्यो शहर 23 स्पेशल वार्ड्स में डिवाइडेड है। पिछली वीडियो मैंने बताया था। इसके पास में ही पड़ता है हराजुकू, जो कि एक फैशन डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी मशहूर है अपने फैशन के लिए। और थोड़ी ही दूर है पूरी दुनिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन, यानी कि शिनजुकू। और टोक्यो को या जापान को हम फिल्मों के द्वारा जितना भी जानते हैं, वो मोस्टली शिबुया या शिनजुकू जैसे एरियाज के थ्रू जानते हैं। ये क्या है? शायद हाथ धोने के लिए। निकलते हैं यहाँ से। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि मैं अभी तो आपको बोल रहा था कि शिनजुकू यहाँ से बहुत नज़दीक है, इनफैक्ट शिबुया भी बहुत नज़दीक है, लेकिन मैं तो कहीं जंगल में लग रहा हूँ। हालांकि ये मेजी श्राइन टोक्यो शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन ये पास में एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फॉरेस्ट है। पूरे जापान से मेरे ख्याल से 1 लाख पेड़ लेके अलग अलग जगहों से उन्हें लेके यहाँ पे लगाया गया था। तो आप लोग एम्परर मेजी की सिग्निफिकेंस समझ ही सकते हो जापान के कल्चर में और हिस्ट्री में। निकलते वक्त रास्ते में कुछ सोवेनियर शॉप्स भी थी, एक रूफटॉप भी था और इधर भी एक और कैफे है बाहर निकलते टाइम। इस वाले गेट पे काफ़ी भीड़ है। जिस गेट से मैं आते वक्त दूसरा था उधर इतनी भीड़ नहीं थी, वो थोड़ा खाली सा ही था, पर ये काफ़ी बिजी डिस्ट्रिक्ट लग रही है हराजुकू। ये आ गया अपन बाहर मेन रोड की तरफ। अरे इतनी भीड़ कैसे लगी हुई आज? उधर आयरिश फ्लैग लगा हुआ है, जापान के साथ आयरलैंड का फ्लैग। अच्छा, आज वो होगा शायद सेंट पैट्रिक्स डे या परेड होगी उनकी शायद, इसलिए हो रखा है। अब सेंट पैट्रिक कौन थे आपने आयरलैंड की वीडियो में देखा होगा। एनीवे चलते अपन। अरे यार भयंकर भीड़ है इधर, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है। इतने लोग, मेजी श्राइन से ज़्यादा तो बाहर भीड़ है सड़क पे। ये इनकी फैशन डिस्ट्रिक्ट है वैसे हराजुकू, जैसा मैंने बताया था। पता नहीं लोग परेड देखने आए हुए इसलिए भीड़ है, या लोग कपड़े खरीदने आए हुए हैं, या इसका इंडियन आइडल का ऑडिशन देखने आए हुए हैं, पता नहीं। ये देख लो भाई, भयंकर भीड़ हो रखी है भाई यहाँ तो हराजुकू में। अभी क्या हुआ, मैं अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ही रहा था, एक अपने भाई आए इंडिया से ही, हरियाणा से ही, और आप लोग जानते ही हो कि मतलब अपने लोग आमतौर पे कितना ज़्यादा वो होते हैं, मतलब सब कुछ लुटा देते हैं एक तरह से। भाई आगे बोले अरे अरे परमवीर भाई मेरा सपना था ये वो। उसके बाद कहीं जाना था भाई को, बोला भाई मैं छुट्टी ले रहा हूँ, अभी कभी मैं आपके साथ ही रहूँगा। मैं बोला भाई मैं थोड़ा सा घूम लूँ, एक बार वीडियो कंप्लीट कर लूँ। बोला नहीं भाई आप मेरे घर ही रुकोगे, कहीं नहीं जाओगे। ये देखो स्ट्रीट कार्टिंग, ये बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। अगर इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट हो तो यहाँ सड़क पे चला सकते हैं। चलाऊँगा किस दिन मैं भी, ये बढ़िया चीज़ है।
ये है वैसे हाराजुकु या ताकेशिता स्ट्रीट, और पहली बारी इतने यंगस्टर्स, इतने जवान लोग देखने को मिले मुझे अभी तक टोक्यो में, जापान में अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है पिछली वीडियोस में कि जापान की जो मीडियन एज है वो है 49। पूरी दुनिया में कंट्रीज की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है, सबसे ऊपर है मोनाको, जो कि एक छोटा सा देश है, 2 किलोमीटर का सारा देश है, और उधर सारे पैसे वाले बिलियनियर्स जाते हैं यॉट क्लब के लिए या फिर कैसीनो के लिए, तो उसे तो कंसीडर भी नहीं कर सकते। एक हिसाब से देखा जाए तो सबसे बूढ़ा जो देश है, लेजिट एक बड़ा देश, वो जापान ही है पूरी दुनिया में। तो बड़ी उम्र के लोग दिखते हैं सारा टाइम, जब भी मतलब सड़कों पे बाहर निकलोगे, घूमोगे, सभी बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग, कोई सहारा लेके चल रहे हैं, कोई कैसे, पर यहाँ पे मोस्टली सारे ही यंगस्टर्स है, बड़ी उम्र के तो लोग ही बहुत कम देखने को मिले। उधर से ट्रेन गुजर रही है हाराजुकु स्टेशन की, सामने से लोग बाग आ रहे हैं, मेरे राइट में ही खूब सारी दुकानें, क्लोथिंग स्टोर्स है, लड़कियों के मेकअप की दुकानें, सामान की, कपड़ों की, तरह तरह की चीज़ें। शाम का समय और आज संडे का दिन है, शायद हो सकता है इस वजह से थोड़ी ज़्यादा भी रौनक हो आज। मतलब इतनी भीड़ यार, शिबुया क्रॉसिंग पे देखी थी इतनी भीड़ तो जितनी इधर दिख रही है अभी। और काफ़ी इंटरनेशनल सा एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापानीज़ लोग ही है, मोस्टली हाँ जापानीज़ दिख रहे हैं, पर फॉरेनर्स भी दिख रहे हैं काफ़ी, अमेरिकन, यूरोपियंस भी है। देखना कितनी भीड़ है। और ना मास्क बहुत लगाते ही है इधर, तो आपको ये सिर्फ एक इंसान दिख रहा है मास्क लगाए हुए। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, उसमें सभी लोग, मैं कहूँगा 80% लोग मास्क लगाए हुए थे। मतलब सड़क पे खास करके बड़ी उम्र के लोग और जवान लोग जिन्होंने मेकअप नहीं कर रखा होता, तो वो मास्क लगाए हुए मिलेंगे। शर्म आती है शायद इन्हें कि बिना मेकअप घर से बाहर निकले, तो ये लोग मास्क लगाते हैं जनरली। ये देखो रॉयल एनफील्ड जापान में। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ मोस्टली बड़ी उम्र के ही लोग दिखते हैं और बच्चे कम दिखते हैं, यूथ कम देखने को मिलती है। इनफैक्ट अगर बच्चों की बात करें ना, तो इस देश में 15 साल से कम के बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों से ज़्यादा पेट्स है। जी हाँ, ज़्यादा कुत्ते और बिल्ली रजिस्टर हुए हैं जापान में लेटली इन कंपैरिजन टू चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन कर रही है क्योंकि सारी जो जनता है वो बुढ़ी होती जा रही है, नए बच्चे हो नहीं रहे हैं, कुत्ते बिल्ली ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी इनकी पॉपुलेशन है 122 मिलियन के करीब, जो कि वैसे तो काफ़ी है, पर जापान बड़ा देश है और वर्ल्ड की 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जापान। लेकिन यही पॉपुलेशन आज से कुछ साल पहले 2010 में 128 मिलियन थी, यानी कि अभी से ज़्यादा थी, और 10th मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करती थी जापान दुनिया की। लेकिन मैक्सिको ने फिर जापान को ओवरटेक कर लिया क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, इनफैक्ट घट रही थी। और आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2050 तक इनकी पॉपुलेशन महज 100 मिलियन ही रह जाएगी। वैसे तो वो भी 1 करोड़ हुए, लेकिन देखो कि पहले इनकी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हुआ करती थी। कितनी भीड़ लगी हुई यार शाम के टाइम है ना। ये कुछ खूबसूरत जापानीज बॉयज, आदमी तो नहीं, भीड़ देखो यार, पता नहीं कौन सी स्ट्रीट है। दोस्तों आई एम श्योर ये स्ट्रीट्स देखते हुए, इतने सारे लोगों की भीड़, जवान लोगों की भीड़ को देखते हुए, लोग बिना मास्क के खुशी खुशी घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, सभी के चेहरे खिले हुए हैं। आप लोग ऐसा ज़रूर सोच रहे हो यार कितनी ही सोशल कंट्री है, कितने ही हंसमुख से लोग हैं, कितने ही आउटगोइंग से लोग हैं, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है और सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जो आप देखने लग रहे हो ये इस देश की कैपिटल सिटी का बस एक कोना है जो कि काफ़ी टूरिस्ट ही है, और मेरे मायने में जो यहाँ की यूथ है वो मोस्टली इन्हीं एरियाज़ के अराउंड सेंटर्ड आपको दिखेगी। इनफैक्ट ये जो इलाका है ये तो मैंने आपको बताया ही कि एक तरह से इनकी कपड़ों की या फैशन की डिस्ट्रिक्ट है। आसपास शॉपिंग काफ़ी मशहूर है और जो भी सारी फैशन की इंस्पिरेशन जो मैं कहूँगा जापान की जहाँ से आती है वो इसी एरिया से आती है। तो इसलिए आपको जवान चेहरे हंसते हुए बहुत देखने को मिलेंगे, और इनमें से काफ़ी लोग वैसे जापान के हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये जापानीज़ लोग दरअसल खुद अपने आप को एस्केपिस्ट मानते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक टर्म भी है इस फिनोमिना के लिए जिसे बोला जाता है हिकिकोमोरी,
यानी कि एक्सट्रीम सोशल विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ज़्यादातर लोग यहाँ बाहर के ही दिख रहे हैं और काफ़ी लोग इनमें से एशियंस भी है, ईस्ट एशियंस, यानी कि या तो साउथ कोरिया से हो सकते हैं या चाइना से हो सकते हैं, जिन्हें अपने लिए रिकॉग्नाइज करना थोड़ा मुश्किल है। पर एनीवे, हिकिकोमोरी क्यों एग्जिस्ट करता है जापान में, इसके पीछे के कारण अगर हम जानने की कोशिश करें तो डेफिनेटली एक कारण जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, जो कि था कई सौ सालों तक रही पूरी दुनिया से इनकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, और वो कहीं ना कहीं अभी भी जापानीज लोगों में देखने को मिलती है। मतलब इनसे सोशलाइज करना, दोस्ती करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। और इनफैक्ट इतनी भीड़ तो अभी तक मैंने जब से यहाँ पे मैं जापान आया हूँ या तो शिबुया क्रॉसिंग पे देखी थी या फिर इस स्ट्रीट पे अभी फिलहाल देख रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस में जिस टर्म को मैंने बताया हिकिकोमोरी, उसमें यहाँ के लोग, जापानीज लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं महीनों महीनों तक, सालों सालों तक अपने घर में या एक कमरे में, और ना बाहर निकलते और पूरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं। और इस आइसोलेशन के पीछे के कारण है ऑब्वियसली वर्क प्रेशर, करियर प्रेशर, सोशल एंजाइटी या फिर डिफिकल्टी टू फिट इनटू सोसाइटीज स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा यहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत खतरनाक है। काम को लेके बहुत लॉयल माने जाते हैं और एक टर्म डेथ बाय ओवरवर्किंग के लिए भी होती है, जिसे कारोशी बोलते हैं शायद, यानी कि इतना काम किया कि मौत हो जाए काम कर करके। मीडिया की अगर हम बात करें तो एस्केपिज्म थ्रू मीडिया भी काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है जापान में, जिसके एग्जांपल्स है ऑब्वियसली एनीमे या फिर मांगा, जो इनकी कॉमिक्स होती है। मैं जब ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग मैंने देखे या तो फ़ोन चला रहे होते हैं या वो कॉमिक पढ़ रहे होते हैं। और इन वीडियो गेम्स, एनीमे या मांगा के थ्रू ये लोग एक ऐसी दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं जो इमेजिनेशन से भरी होती है, साथ ही में चीज़ें कंट्रोल्ड होती है और कंफर्टेबल, स्पेशली तब जब सोसाइटी की या प्रोफेशनल डिमांड्स इंसान के लिए मीट करनी इतनी मुश्किल हो जाती है। जापान में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फीलिंग्स, यानी कि ताते में वर्सेस होने का कंसेप्ट भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, यानी कि हर इंसान की प्राइवेट फीलिंग्स वो कभी भी पब्लिक में नहीं दिखाएगा, पब्लिक में उन फीलिंग्स को सुप्रेस किया जाएगा। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो कि जो भी चेहरे मुझे सड़क पे दिख रहे हैं, इनमें से जो भी फेसेस एक्सप्रेशनलेस है, ना ही जिन पे खुशी दिख रही ना दुख दिख रहा, वो जनरली जापानीज लोग मिलेंगे आपको। और बाकी जो चेहरे हैं जिनके चेहरों पर इमोशंस देखने को मिल रहे हैं, वो फॉरेनर्स या टूरिस्ट मिलेंगे। और ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है जापान में। आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ऐसी जगह पे आया टोक्यो में जो इतनी खुशहाल है, इतने लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, हंसमुख से है, लोग आउट गोइंग दिख रहे हैं, फिर भी मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्ट्रास्ट समझ सको और ये जान सको कि ऐसी जगहें एक्चुअली में जापान देश में रेयर है। और ये जो भी चेहरे आपको इतने सोशल दिखेंगे, हो सकता है इनमें से मोस्टली लोग यहाँ के जापानीज सिटीजन्स ना हो। इसलिए आमतौर पे आपको जापानीज लोग थोड़े रिजर्व्ड और डिस्टेंट मिलेंगे इन कंपैरिजन टू अलग कल्चर्स। और इसको मैं एक्चुअली बुरा नहीं कहूँगा, मतलब यही जापानीज चीज़, यही इनका कल्चर इन्हें पूरी दुनिया से अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है। इनकी डेडिकेशन इनके काम को लेके आई थिंक वो चीज़ काफ़ी कमेंडेबल है। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज के दिन जापानीज टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी मानी जाती है। इनकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की, रोबोटिक्स की या बायोटेक्नोलॉजी की, इनफैक्ट जापानीज लोग जनरली क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और पूरी दुनिया में सभी लोगों की प्रेफरेंस होती है कि कोई जापानीज प्रोडक्ट या गाड़ी ली जाए। मतलब काम के प्रति डेडिकेशन, साफ सफाई को लेके, हर चीज़ को लेके इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। ये देखो भाई, हराजुकु पुलिस स्टेशन, मतलब यार पुलिस स्टेशन भी ऐसा लग रहा है मानो मॉल हो। देखना यार कमाल का कार्टून, लेकिन हर जगह मिलेंगे जापान में, हर जगह आपको कार्टून देखने मिलेंगे। पुलिस स्टेशन के बाहर ही चाहे क्यों ना हो, हर जगह। और देखो यार, मतलब क्या शानदार पुलिस स्टेशन है ना। थाने के बाहर कोई भी भीड़, कुछ भी शोर शराबा ना, कुछ ऐसे कि भी लोग बाग आए हुए, कोई क्रिमिनल अंदर जा रहा है निकल रहा है, एकदम शांति। मतलब आसमान इतना खूबसूरत, साथ में ये बिल्डिंग्स और पेड़ भी बड़ा मैनेज्ड है सारी चीज़। ऐसा नहीं है कि भी शहर है तो आपको पेड़ नहीं देखने में मिलेंगे। देखो पेड़ लगे हुए सारी सड़क पे साथ साथ। और पुलिस स्टेशन तो मैंने आपको दिखाया ही, बिल्कुल ऐसे मानो कि कोई शॉपिंग मॉल। और कितने रिस्पेक्टफुल है आपस में भी। अब ये छुट्टी में जाने लग रहे हैं, शायद इनका टाइम हो गया, पता नहीं क्या। और मतलब एक और चीज़ आप देखोगे, इतनी सफाई है फिर भी आपको कहीं भी डस्टबिन नहीं दिखेगा। मतलब डस्टबिन में कुछ फेंकना हो तो ऐसे कन्वीनियंस स्टोर्स के अंदर जाना पड़ता है, सड़क पे डस्टबिन यहाँ देखने को नहीं मिलते। इसके पीछे के भी कारण है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये देखो महंगी गाड़ी अभी यहाँ पे बहुत देखने में मिलती है टोक्यो में। पता नहीं ये फास्ट एंड फ्यूरियस के बाद कल्चर है या ये पहले से एग्जिस्ट करता था,
पर पुलिस स्टेशन के बराबर में कन्वीनियंस स्टोर और एक ये दुकान लोटस टोक्यो हराजुकु। यार बिल्कुल ऐसे लगता है जादुई दुनिया है, हर चीज इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी मैनेज्ड कैसे हो सकती है, और ऊपर से लोग भी उन चीजों को फॉलो करते हैं। अब आप ये देखो, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, खाली थी सड़क, लेकिन जब बत्ती हरी हुई तभी इन्होंने क्रॉस किया। और डिस्टेंस कितना है, मुश्किल से 5 कदम, बस इतना जाना था, लेकिन जब तक हरी नहीं हुई कोई गया नहीं। मैं सड़क पे से गुजर रहा था और मैंने लेफ्ट में देखा कि ये इतनी बढ़िया सी चीज क्या है, मतलब एक्चुअली में शौचालय था, ये पब्लिक टॉयलेट था। और एक और बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे फ्री पब्लिक टॉयलेट्स है, यूरोप की तरह नहीं कि हर जगह पैसे लगेंगे। इनफैक्ट अपने इंडिया में भी रुपए लगते हैं, और पब्लिक टॉयलेट के आप 500 मीटर दूर से भी गुजरोगे तो आपको पता चल जाएगा पास में कोई पब्लिक टॉयलेट है। इनफैक्ट कहीं से भी गुजरोगे तो ही पता चल जाएगा, ना भी हो तो। पर भाई क्या मेंटेन्ड पब्लिक टॉयलेट था यार ये, उल्टे हाथ को, वो इतना एस्थेटिक सा, गजब यार। और वेंडिंग मशीन्स तो भाई यहाँ पे इतनी देखने को मिलेगी, इतनी ज्यादा। अब ये 2 मशीन्स लगा रखी है यहाँ पे, हालांकि क्या यहाँ पे बस एक पार्किंग लॉट है, हर जगह ऐसे ऐसे कोनों में, तो चलो मैं फिर भी मान लेता हूँ, चलो फिर भी कभी यूज हो जाएगी, लेकिन ऐसे ऐसे कोनों में वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलेगी जहाँ कोई आइडिया नहीं, और खाली मिलेगी मोस्टली। जापान देश में टोटल इतनी वेंडिंग मशीन्स है कि हर 23 लोगों पे लगभग एक मशीन है, एक वेंडिंग मशीन। तो अंदाजा लगा लो 122 मिलियन पॉपुलेशन है। वो देखो उस तरफ 3 मशीन लगा रखी है मेरे राइट में, मतलब आप 50 मीटर चलो और आपको वेंडिंग मशीन ना दिखे, ऐसा इम्पॉसिबल है मेरी नज़रों में जापान में, स्पेशली टोक्यो में। और जगह तो मैं भी गया नहीं। मोटरसाइकिल मेरे को अभी तक बहुत बढ़िया बढ़िया देखने को मिले इधर। एनीवे, नज़ारे देखो सामने। जापान में ना बाकी आपको टोक्यो में, अभी तक मैं और सिटीज़ में नहीं गया, कहीं स्मोकिंग भी नहीं दिखेगी। देखो सड़क पे भी लिख रखा है नो स्मोकिंग। इनफैक्ट पब्लिक प्लेसेस में भी लीगल नहीं है, कहीं पे अलाउड नहीं है स्मोकिंग। डेजिग्नेटेड कुछ एरियाज़ है, उधर जाके कर सकते हो। मेरे ख्याल से छोटे से बंद से कमरे से बना रखे हैं पॉड से, उधर जाके स्मोकिंग अलाउड है, या फिर कुछ बार्स में। ऐसे पब्लिक में अलाउड नहीं है, या तो अपने घर पे करो, ना ही होटल्स वगैरह में कहीं पे भी अलाउड होता। और एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस होती भी देखी है चीज़, कोई नहीं दिखता सिगरेट पीता हुआ। ये देखो 3 और वेंडिंग मशीन्स शिबुया के पास में दिखे थे रात के समय, पर जनरली और जगह पे नहीं दिखते। भाई सड़क पे चलते चलते मेरे को लेफ्ट साइड में खूब सारी ये बोतलों के ढक्कन देखने को मिले, बॉटल कैप्स, और ऊपर ये फोटो दिखी। जब मैंने इसे ट्रांसलेट करा तो पता चला भाई ये बोतलों के ढक्कन इकट्ठा करके ग्लोबल वार्मिंग तो कंट्रोल कर ही रहे CO2 एमिशंस के साथ। इसके अलावा जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें रोजगार दे रहे हैं कि भाई ये बोतलों के ढक्कन पे जो फॉरेन चीज़ें हैं वो पार्टिकल्स वो हटाओ, और साथ ही ये इन्हें रिसाइकिल भी कर रहे हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इन छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं तभी जाके ये ऐसा देश तैयार हुआ है। दोस्तों मेरे सामने थोड़ी ही दूर है शिंजुकू, जो कि अपनी बिजीनेस, भीड़, नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी मशहूर है। मेरे पीछे इसी डायरेक्शन में है शिबुया, जिसकी भी सिमिलर सी स्टोरी है, डिस्क्रिप्शन है। पर फिलहाल ना ही मैं शिंजुकू जाने लग रहा, ना ही मैं वापस शिबुया की तरफ जाने लग रहा, जिधर ऑब्वियसली शिबुया क्रॉसिंग है और शिंजुकू से सिमिलर सी चीज़ें शिबुया में भी देखने को मिलती है। पर मैं जा किधर रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड करा है कि पास वाले ट्रेन स्टेशन पहुंचा जाए और ट्रेन पकड़ के वापस जिस एरिया में मैं रह रहा हूं, यानी कि असाकुसा, ओल्ड टोक्यो, वापस उस डायरेक्शन में जाया जाए। कारण क्या है? पहला तो ये कि मेरे फोन में बैटरी कम है, और दूसरा ये कि जापान में अपने को कोई जल्दी थोड़ी है। मेरी कल परसों तरसों की कोई रिटर्न टिकट थोड़ी है। मैं तो 1 वे टिकट करा के इस देश में आया हूँ, और हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इस देश को जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मुझे दुनिया की जो बड़ी बिजी सिटीज है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, लंदन या मेलबर्न, टोक्यो भी, ये देखो मैं बता ही रहा था इतनी देर में ये फाटक नीचे गिर गया, क्योंकि यहाँ ट्रेन आती है बारी बारी, तो ये फाटक नीचे हो जाता है पेडेस्ट्रियंस के लिए। रोड क्रॉस अगर आप लोगों को करनी हो तो आप लोगों को फिर इंतजार करना पड़ेगा, जब ट्रेन गुजरेगी तो ये फाटक उठेगा। अभी फाटक गिर गया, सही टाइम पे अपन ने क्रॉस कर लिया।
कितनी सारी ट्रेन एक साथ गुजरी है। ओ भाई साहब, एक ट्रेन ऊपर से गई, एक ट्रेन इधर से गई, एक सामने से आई, 3 ट्रेन एक साथ गुजरी और ये चौथी अब उधर से चलेगी। कमाल है यार, ऐसे ही नहीं है जापान का वर्ल्ड में बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसा कि आप लोग ये भी जानते हो कि मुझे दुनिया की जो बड़ी सिटीज़ है, आइकॉनिक सिटीज़ है, बिजी सिटीज़ है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, दिल्ली, मुंबई, मैक्सिको सिटी, बोगोटा, मेलबर्न या फिर टोक्यो, ऐसे शहरों में मुझे ज़्यादा समय बिताना पसंद है, धीरे धीरे चीज़ें देखना पसंद है और एक लोकल की तरह इन बड़े शहरों में रहना पसंद है, क्योंकि दीज सिटीज़ हैव सो मच टू ऑफर। मतलब जापान जो हमने टीवी में देखा है, कुछ वैसे नज़ारे स्ट्रीट पे देखने को मिल रहे हैं। लाइटें जली हुई है दोनों तरफ, तरह तरह के खाने के रेस्टोरेंट्स, और भूख हालांकि मुझे भी लग रही है, पर या तो मैं खुद बना के खाऊंगा या फिर पास में चल के एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है उधर जाके खाना खाऊंगा। योयोगी स्टेशन किधर लगाऊं? अरे यार, मैं भी हॉस्टल का कार्ड लगा रहा हूँ। अच्छा पागल हूँ। सुक्का कहाँ है? ये रहा। आंखों के आगे से निकल गई ट्रेन, ये तो हमारी अगली का इंतज़ार करते हैं। चलो इस स्टेशन से मुझे ट्रेन चेंज करनी है और एक भी एग्जिट गलत ले लिया तो पता नहीं किधर पहुंच जाएंगे। ईस्ट एग्जिट पे जाना है मेरे को। मिल्क शॉप लक, पहले दूध पीते हैं यहाँ से, बढ़िया लग रही है। गिव मी दिस। कार्ड, कैश? No cash. ओनली कार्ड? नो IC card. No credit. ओके, कैश। 800円のお返し。ありがとう。クレジットカード。 सिर्फ आईसी कार्ड ले रहे थे या फिर कैश, डेबिट कार्ड नहीं ले रहे थे। मैंने लिया है वैसे होकाइडो मिल्क। होकाइडो जापान के नॉर्थ में एक आइलैंड है जिसका दूध मशहूर है और डेयरी प्रोडक्ट्स मशहूर है। 200 जैपनीज येन का था ये दूध, अपने भारतीय 120 रुपए करीब। और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यार, काफ़ी लोग पीने लग रहे थे दूध। इनफैक्ट मैं जा रहता हूँ तो मेरे घर के पास में एक मिल्क बार है जो 6 बजे बंद हो जाता है, तो मुझे धोखा लग रहा था कि वहाँ से आज मैं दूध नहीं पी पाया। और मैं तो दूध और लेने आया थी, 3 देर में इन्होंने दुकान बंद ही कर दी। मेरे को तो बहुत स्वाद लगा। एक ही मिनट में बंद कर गया यार। बहुत स्वाद था यार, मेरे को तो धोखा लग रहा है कि बंद क्यों हो गया। स्टेशन पे भटकते भटकते मैं आ गया अखियाबारा इलेक्ट्रिक मार्केट। काफ़ी मशहूर मार्केट है ये, इसको किसी और दिन ही देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपना ट्रेन स्टेशन ही तलाशते हैं। चलो। मतलब यार टोक्यो शहर इतना बड़ा है, गलती से भी किधर गलत जगह भी पहुंच जाओ वो भी सही जगह ही मिलती है किसी और चीज़ के लिए। हर जगह कुछ ना कुछ है, बहुत बड़ा शहर है यार।
इनफैक्ट द मेजी श्राइन, समुराई ही यहाँ की मिलिट्री होती थी। और फाइनली इसको मैंने आके अरे यार फ्लैश के साथ बनानी थी। और साथ ही ये तीसरी चीज क्या थी भाई, मैं भूल गया, ये भी था कुछ। दोस्तों मेरे पीछे, दोस्तों थोड़ा ही दूर योगी स्टेशन। हाँ योगी, ए योगी बॉय।